वेल स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप होता क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या हो सकता है, इसकी एक डेफिनेशन नीचे दिया गया। ये डेफिनेशन को एज इट इज रखना पड़ेगा। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स यानी इंसानों के बीच का एक रिलेशनशिप है। क्या है इस रिलेशनशिप में, जो एग्री किए, कौन एग्री किया, पर्सन्स एग्री किए हैं कि वो प्रॉफिट और लॉस को, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैरी आउट करेंगे। ये उनका एग्रीमेंट है। जो बिजनेस वो सभी मिलके या उनमें से कोई एक चला रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये बात हो सकता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी हो, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो ये ज्यादा क्लियर करेगा। मेरे आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में देखें, क्योंकि एक बार पूरा कंडक्ट करने के बाद हम लास्ट में पूरा एक ब्रीफिंग देंगे जिसमें आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। इस बात का डेफिनेट सी बात है, ठीक है। मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस बात को समझिएगा। लिखा पड़ा 2 and more persons। 2 and more persons का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक लोगों का होना जरूरी है, यानी 2 या 2 से अधिक लोग नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है, एक आदमी अकेला तो अपने आप से पार्टनरशिप करेगा नहीं, तो उसको कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। पहली बात तो ये होगी, मोर में कितने हो सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस में 20, और अगर ये बिजनेस जो है बैंकिंग बिजनेस है तो 10, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम नंबर यही है। दूसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि ये 2 पार्टनर है, मिले हैं किसी भैया किसी काम के लिए मिले होंगे, क्या काम पूरा करना है उस काम को पूरा करने के लिए मिले होंगे, या प्रॉफिट शेयर करने के लिए मिले होंगे, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है इसके लिए मिले होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई एक बंदा बोले चलो दवा की दुकान खोलते, दूसरा बंदा बोलता है नहीं ग्रोसरीज की दुकान खोलते, चलो बिजनेस कर लेते, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों किसी एक जगह एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब ये कि एक बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, दूसरा प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का होना बहुत जरूरी का मतलब ये कि अगर कोई बंदा मान लीजिए बोलता है कि चलो वेलफेयर के लिए कुछ काम करते हैं और एनजीओ खोल देते हैं और प्रॉफिट मोटिव नहीं, यहाँ वेलफेयर मोटिव होगा, तो वहां पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होगा, वो 1932 एक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो किसी और एक्ट के अंदर जाएगा, सीधी बात है। और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट है, 4th नंबर का पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर पॉइंट्स लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स होंगे काम कर रहे हैं, वो उस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग हिसाब में बांट सकते हैं, कोई ज्यादा हिस्सा ले सकता है, कोई कम हिस्सा ले सकते हैं, ये बात की बात है, लेकिन वो प्रॉफिट को बांटेंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं, पार्टनर 1 और पार्टनर 2। अब पार्टनर 1 गया किसी एक बंदे के पास जिसका नाम मान लेते हैं ए है, और पार्टनर 2 मान लीजिए गया किसी बंदे के पास जिसका नाम है बी। अब पार्टनर 1 ए से जो डील करके आएगा वो, क्योंकि पार्टनर 1 और पार्टनर 2 मिलकर के एक फर्म के अंदर है, इसलिए इस फर्म के अंदर होने के कारण पार्टनर 2 को भी 1 की डील माननी पड़ेगी। ये दोनों ये बात नहीं कह सकते कि तुमने जो डील की उसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ये नहीं कर सकते। 1 ने अगर कोई काम किया है, क्या 1 ने अगर कोई काम किया है, 1 ने अगर कोई काम किया है, कोई डील की है ए के साथ, ठीक है, तो 2 को भी, पार्टनर 2 को भी ये डील माननी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, 1 हो गया प्रिंसिपल और 2 क्या हो गया, एजेंट। सेम सिनेरियो में अगर 2 ने बी के साथ कोई डील की है तो ए को उस बात को मानना पड़ेगा। इस केस में क्या हो गया, 2 हो गया प्रिंसिपल और 1 हो गया एजेंट। यही बात कही प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, यानी कि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के इक्वली रिलेटेड होते हैं। अगर कोई भी एक पार्टनर कोई डील करके आता है या कोई बात बोलता है तो दूसरे बंदे को वो बात फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई बात फाइनल हो जाती है तो। लास्ट लिखा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब वो सभी मिल करके या उनमें से कोई एक या उनके तरफ से कोई बिजनेस को चला रहा, जरूरी नहीं कि वो सभी मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। अब अगर हम वापस ऊपर की ओर आए और डेफिनेशन देखें तो लिखा पार्टनरशिप एज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स यानी 2 और मोर पर्सन। सीधे इस बात को समझिएगा, 2 और मोर पर्सन। क्यों, क्योंकि एक अकेला बंदा अपने आप से पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीड। एग्रीमेंट हो रहा है किस बात का, प्रॉफिट शेयर्स को बांटने का। एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट को शेयर करने के लिए ये लोग बिजनेस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि या तो उन सभी में से या उनमें से कुछ के द्वारा या सभी में से कोई एक ही बिजनेस को चला रहा हो, यही हो सकता है पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अगर मैं सीधे ब्रीफिंग में दूं
तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टनरशिप एक ऐसा एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर एक बात कही गई है जिससे पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को कंडक्ट करते हैं ताकि वो प्रॉफिट को आपस में बांट सके और वो बिजनेस उनमें से कोई एक या वो सब या उनकी तरफ से कोई चला रहा हो, तो यहाँ पार्टनरशिप हो सकती है। यहाँ मेन मोटिव होना चाहिए, देखो पहला है कि 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस को कोई उनके तरफ से या वो सभी मिलकर के चला रहे हो ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, अब इन सब के बाद हम अगर बात करके लिए और क्या हम जान सकते हैं इस वीडियो में, तो हम जान सकते हैं कि राइट्स क्या होते हैं पार्टनर के। ठीक है, तो पहला हम राइट देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि ये समझना जरूरी है, लिखा होना उतना जरूरी नहीं है। पहला है कि हर पार्टनर के पास राइट होता है प्रॉफिट और लॉस को बांटने का उनकी एग्रीड रेशियो में। अगर मान लीजिए कोई रेशियो है जिसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा मिलेगा, और अगर रेशियो में आपका हिस्सा ज्यादा है और लॉस होता है तो लॉस को आपको ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका हर पार्टनर के पास राइट होता है बिजनेस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि बिजनेस में आप नहीं आ सकते, आपने पैसा लगा दिया बाहर जाओ। ये सब कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा होता है कि आप स्लीपिंग पार्टनर रहेंगे या नहीं रहेंगे। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप में तो होते हैं पर वो कोई काम धंधा नहीं करते। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। मतलब हर पार्टनर के पास ये राइट होता है कि बिजनेस में कुछ भी हो रहा है उसके मैटर से रिलेटेड उनसे कंसल्ट किया जाए, चाहे लीगल इशू हो, चाहे नॉर्मल इशू हो या बिजनेस के फ्यूचर को लेकर कोई बात हो, सब में उससे कंसल्ट किया जाए। नेक्स्ट क्या है, एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस में अकाउंट्स की जो कॉपी है वो कंडक्ट कर सके। कंडक्ट कर सके का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि उसे अपनी कस्टडी में रख सके। कहने का ये मतलब है कि वो जब चाहे उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, वो उसकी कॉपी रख सकता है ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट क्लियर होता है तो वहां पे उस क्रिएटेड डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए वहां पे वो बंदा केस फाइल कर सकता है और अपनी तरफ से अपनी पॉइंट को कोर्ट में साबित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हर पार्टनर जो होता है ये अलाउ कर सकता है या डिसअलाउ कर सकता है नए पार्टनर के एडमिशन को। ठीक है, नया पार्टनर फर्म में आएगा या नहीं आएगा ये हर पार्टनर अलाउ कर सकता है। हर पार्टनर ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होता है, यानी कि अगर मान लीजिए फर्नीचर कर रहे हैं तो हर पार्टनर उसका हक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर उसका मालिक होगा, हर पार्टनर का उस पर ज्वाइंट हक होगा। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर के पास जो है अगर कोई पार्टनर फर्म में लोन देता है तो वो एक थर्ड पार्टी बन के लोन देता है। मान लीजिए सिंपल चीज मैं बात बता देता हूं कि पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। ठीक है, अब ये दोनों पार्टनर है, फर्म में दोनों पार्टनर है। अब ये जो 1 है इसने लोन दिया है, क्या दे रखा है, लोन दे रखा है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि बी बोल देगा या तू बोल देगा उसको कि भैया तुमने लोन दे रखा, तुम्हारा ही पैसा है, अब इसको तुम ऐसा करो बाद में ले। नहीं, ये थर्ड पार्टी बनके इसको लोन दिया, मतलब ये अपने ही पैसे पे इंटरेस्ट भी लेगा। मतलब इसने इसको लोन तो दे रखा है लेकिन अब ये लोन के बारे में जब आता है तो बोलता भाई मैं कोई पार्टनर नहीं हूं, मेरा अपना नॉर्मल सा एक लोन दे रखा, वो मेरा अलग धंधा, ये मेरा अलग धंधा, लोन देने का मेरा धंधा पूरी तरह से अलग है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा एक थर्ड पार्टी बन करके। ऐसा नहीं है कि मैं ही ओनर भी हूं, मैं ही पार्टनर भी हूं तो चलो इंटरेस्ट का पैसा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करेगा वो, उसमें से वो भी चार्ज करेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मान लो कि कुछ क्लियर नहीं कि कितना इंटरेस्ट रेट देना है तो यहाँ साफ साफ लिखा है तो वहां पे 6% पर एनम देना। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहता, बच्चे छोड़ देते। 6% को रट जाओ, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये आता ही आता है प्रॉब्लम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हर पार्टनर के पास राइट होता है कि अगर उसने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्च किया है तो वो उसको ले सके फर्म से, भाई अपनी जेब से खर्च क्यों करे, अगर फर्म ने उसके लिए खर्चा बना रखा है तो वो खर्च वहीं से होना चाहिए। और हर पार्टनर के पास राइट होती है कि जब वो चाहे फर्म से एक नोटिस देकर के रिटायरमेंट पा सकता है। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बट वी आर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू।